एक बार फिर से घटना चक्र में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद सीवीसी को आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि तमाम सीबीआई के लंबित मामलों की निगरानी करे। साथ ही सरकार से जो कुछ सवाल पूछे हैं एक बार आपको हम फिर से बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जो सवाल किए हैं कि सीबीआई ने क्यों नहीं बताया कि 8 मार्च को रिपोर्ट सरकार को दिखाई गई थी, एक सवाल दूसरा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आया है कि सीबीआई के वकील ने 12 मार्च को अदालत को क्यों बताया कि रिपोर्ट किसी को नहीं दिखाई गई थी। तीसरा जो सवाल है कि कानून मंत्री और 2 संयुक्त सचिवों के अलावा क्या रिपोर्ट किसी और को दिखाई गई थी। चौथा सवाल है क्या स्टेटस रिपोर्ट में कोई बदलाव किए गए थे, किसके कहने पे बदलाव किए गए थे और उसका असर क्या हुआ। क्या कानून मंत्री को सीबीआई के रिपोर्ट देखने के लिए जो रिपोर्ट है वो मांगने का अधिकार है। तो 6 जो ये मुख्य रूप से सवाल पूछे गए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अदीब साहब से। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं। अवधेश जी, वैसे तो यूपीए सरकार और विवाद अब उसमें कुछ नया नहीं रह गया। भ्रष्टाचार के मामले बहुत सारे उजागर हुए, सामने आए, लेकिन जांच को लेके जिस तरह के तीखे तेवर, जिस तरह के तीखे सवाल, जिस तरह के कड़ा रुख अब सुप्रीम कोर्ट का है, इससे क्या आने वाले समय में कुछ बेहतर की उम्मीद है हमें? इस प्रश्न के पहले ये समझना जरूरी है दिलीप जी कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार उच्चतम न्यायालय ने किसी सरकार के विरुद्ध ऐसी सशक्त, कड़ी और निंदाजनक टिप्पणियां की हैं। अगर आप गहराई से आज की टिप्पणी को देखेंगे तो यह सरकार पर एक केवल गहरा अविश्वास ही प्रकट करना नहीं है। उसने कहा है कि इससे तो लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी, यानी इस सरकार को लोकतंत्र की नींव हिलाने वाला बताया है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कह दिया है कि जो सरकार का रवैया है उसमें सीबीआई को राजनीतिक आकाओं से लिबरेट करना पड़ेगा, उसको मुक्त करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं ये एक असाधारण वक्तव्य है और ऐतिहासिक वक्तव्य भी है। यद्यपि समय समय पर उच्चतम न्यायालय सरकारों के विरुद्ध टिप्पणियां करता रहा है, लेकिन इस प्रकार से गहरा अविश्वास किसी सरकार के विरुद्ध प्रकट करने का उदाहरण मेरे सामने नहीं है। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी नहीं मिला होगा। अब इसका अर्थ क्या है? आप कह रहे हैं क्या उम्मीद की जा सकती है? मेरा मानना यह है कि न्यायालय की अपनी सीमाएं हैं। आज न्यायालय की टिप्पणी संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की मांग की ओर लक्ष्य करती है। सीबीआई का लिबरेशन का मतलब यह हुआ कि देश की संपूर्ण जांच एजेंसियों को राजनीतिक नेतृत्व से बाहर करके उनको स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर देना। अगर यह हो जाता है तो इस समय के जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसकी नींव हिल जाएगी। आप जानते हैं कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ऊपर से नीचे कितने लोग इसकी बलि चढ़ जाएंगे। सच यह है कि हमारे देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी सीबीआई को स्वतंत्र, स्वायत्त देखना नहीं चाहती है। इसलिए मुझे इसमें आशंका है कि अगले जो 6 मई को आनी है उसमें सीबीआई के डायरेक्टर बाकी इन सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि एक बार वो बता चुके हैं कि केवल रिपोर्ट देखी गई, स्टेटस रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उनको भी अपना गला बचाना है। फिर भी मैं मानता हूं कि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी से देश में एक बहस आरंभ हुई है। उच्चतम न्यायालय कोई न कोई कदम और दिशा निर्देश इस मामले में जारी कर सकती है। इसलिए 100% नहीं, 30%, 40% थोड़ा समय लगेगा। कुछ न कुछ हो सकता है। जिस तरह से तमाम संस्थाओं को लेके एक उसका दुरुपयोग का मामला अब सामने आते जा रहा है। जब सीएजी कुछ करती है तो उस पर सरकार के लोग हमला बोलते हैं, जब सीबीआई कुछ करना चाहती है तो उस पर दबाव रहता है, और तमाम तरह के जो संवैधानिक या अन्य संस्थाएं हैं जिनसे कि लोकतंत्र भी मजबूत होता है, लोगों का विश्वास भी उसमें मजबूत होता है, उन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो सत्ता में बैठे लोग हैं उस पर अपना असर डालना चाह रहे हैं लगातार। अवधेश साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त के हिसाब से बना था, लेकिन जिस तरह के लोग अब हुकूमतें चला रहे हैं
इसमें आप कुछ भी कर लीजिए, जिस इंस्टीट्यूशन को आप पावर देंगे उस इंस्टीट्यूशन में भी यही सब तमाशा होगा। हमने 65 साल में अपनी सोच में इतनी तब्दीली कर दी है। पहले चंद रुपए की बेईमानी जो थी, ऐसा लगता था कि देश खत्म हुआ जा रहा है। आज खरबों का मामला बिगड़ रहा है। इंस्टीट्यूशंस रोज कोई न कोई एक नया तमाशा खड़ा करते हैं। हम कहते हैं एक नया इंस्टीट्यूशन बना दो, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे कौन लोग? हमें अपना पूरा इसमें सोचना पड़ेगा, इसलिए कि आज क्रेडिबिलिटी के नाम पर कुछ बचा नहीं है। अब आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से मैं नहीं समझता कि किसी भी ये सवाल सीबीआई का है या सवाल सरकारी रवैये का है? ये सरकार राजनीतिक लोग जो बैठे हुए सत्ता में आप क्या दुरुपयोग करने करेंगे? में सीबीआई ऑफिसर हो, जिसको वहां पहुंचना है वो सरकार से ही जाता है जी। जब जहां जिस जगह भी आप ले जाएंगे, जिसका भी अपॉइंटमेंट आप करेंगे, वो जो गवर्नेंस में है, जो सरकार में है, वही तो अपने आदमी ले जाएगी। और वो उससे जरूर उसका बॉस तो कोई ना कोई वो है ही है, क्योंकि जब गवर्नेंस करने वाले लोग देश के बजाय सिर्फ अपना और अपनी पार्टी का हित सोचेंगे तो अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। ये जो स्थिति आई है आज, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, ये शायद इस तरह की, जिस तरह से कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिस तरह से वो स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया था, उस स्टेटस रिपोर्ट को अपने पास मंगवा के फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे अधिकारी ने देखा, फिर कुल मंत्रालय के अधिकारी ने देखा, ये स्थिति क्यों आई अवधेश जी? नहीं, इसलिए आई है ये जी कि जो 175 कोयला खदानों का आवंटन इस काल में अभूतपूर्व हुआ। पूरे वाजपेयी जी के शासन काल में 6 वर्ष में 32 हुआ है, उसके पहले 4 हुआ है देवेगौड़ा जी के शासन में, 4 हुआ है नरसिंह राव के शासन में। तो जिस ढंग से आपको पता ही है कि पिछले दिनों संसदीय समिति ने रिपोर्ट दिया है कि रेवरियों की तरह बांटा गया, उसमें अनियमितता बढ़ती गई, नियमों का पालन नहीं हुआ। 1993 से 2000 के बीच के बारे में कहा, लेकिन उस बीच में तो कुल मिलाकर के 32 4 36 4 40 हुए हैं, 175 इसमें हुआ है। और ऐसे ऐसे लोगों को दिया गया जो डिजर्व नहीं करते हैं। 1993 में जो कानून का परिवर्तन था वो इसलिए था कि अगर हम थर्मल पावर में, बाकी कामों में निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं तो निजी क्षेत्र को कुछ अधिकार हो कि वो कैप्टिव, माने जितना उसकी जरूरत है उतना कोयला वो निकाल करके अपने उपयोग में ले सके, जिसको कैप्टिव खनन बोलते हैं। लेकिन इसमें तो पूरा का पूरा खान आपने दे दिया है। उसमें क्या हुआ है दिलीप जी कि जैसे दुनिया भर में ऊर्जा का संकट आया, कोयला का दाम आकाश चढ़ गया है, तो लोगों ने खनन लिया और बिना खनन किए उसको शेयर मार्केट में बेच करके अरबों खरबों कमाया, जैसा 2G में हुआ है। उसमें सरकार के लोग सम्मिलित हैं, उनके रिश्तेदारों को मिल रहा है। तो ये देखा नहीं गया था रिपोर्ट, बजाबता बुला करके उसमें यह था कि हमारे काल के बारे में थोड़ा सा आपकी रिपोर्ट जो हो वो ठीक ठाक हो, ताकि प्राइम मिनिस्टर पर कोई आक्षेप नहीं हो। यह देश जानता है कि कंप्लीट बदला गया। लेकिन आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना कि यह टिप्पणी क्या केवल सीबीआई के विरुद्ध है, देखिए अगर उच्चतम न्यायालय को संस्थाओं की मर्यादा का ख्याल नहीं होता, उसको यह ध्यान नहीं होता कि संसदीय लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च है, थोड़ा सा हमको बचाना है, तो वो आज सीधी सीधी उसके विरुद्ध ही टिप्पणी करती। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने संस्था की मर्यादा का ख्याल करते हुए, लेकिन देखिए कि सीबीआई के माध्यम से सीधा हमला उसका अगर वो कह रही है कि आप सरकार आपने पॉलिटिकल लीडर को क्यों दिखाया, तो पॉलिटिकल आकाओं को दिखाने क्यों दिखाया, आपको हमको लिबरेट करना है पॉलिटिकल लीडरशिप से, तो सीधा आरोप है ये सरकार के विरुद्ध कि आपने लेकर के हमको धोखा दिया है, आपने भ्रष्टाचार की जांच को प्रभावित करने के लिए और अपना गला बचाने के लिए इसका उपयोग किया है। खंडपीठ कह रही है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि सीबीआई को राजनीतिक दखल से मुक्त किया जाए, लिबरेट, यस। लेकिन मेरा कहना है, सुनिए, लिबरेट आप किससे करेंगे, जरा इसको देखिए। देखिए कोई भी जांच एजेंसी जो है उसकी भूमिका अदीब साहब भ्रष्टाचार होने के बाद शुरू होती है, पहले तो नहीं है ना किसी जांच एजेंसी की भूमिका। और बड़ा भ्रष्टाचार जो सत्ता है उसके हायर लोगों के संलग्नता से, उनकी बगैर मिले हुए हो नहीं सकता है। तो आप इसमें जांच एजेंसी उसके पहले क्या कर सकती है? तो अगर आपको लिबरेट करना है तो सिस्टम को लिबरेट करना पड़ेगा कि सिस्टम से भ्रष्टाचारी लोग दूर हों, सिस्टम भ्रष्टाचारी नहीं बने, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का संस्कार सिस्टम में स्वयं पैदा हो। यह है कॉमनवेल्थ में क्या हुआ है,
2G में क्या हुआ है। इसलिए लिबरेशन बहुत बड़ा शब्द है। ये लिबरेशन बहुत बड़ा शब्द है। हमारे साथ है राजघाट समिति के सचिव हैं और रजनीश कुमार जी हैं। रजनीश कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। जो एक बड़ा सवाल इन तमाम सवालों से निकलता है कि नैतिकता जी जी ना तो सियासत में दिख रही है, ना सत्ता में जो लोग बैठे हैं वहां पे है, और ना ही अन्य जगहों पे जो लोग, चाहे सीबीआई के जो बड़े अधिकारी हैं जी जी। उनकी भी कुछ, वो भी एक ड्यूटी करते हैं, उनकी भी कुछ उनकी जिम्मेदारी है। कहां पे ये चीजें, तमाम चीजों को अगर जोड़ के देखा जाए तो क्या लगता है कि नैतिकता के में लगातार गिरावट का ये नतीजा है, या व्यवस्था को नस्त नाबूद करने की कोशिश का ये नतीजा है? इस पे मेरा विचार यही है कि अभी जो माननीय न्यायालय की टिप्पणी आई है, ये इस चीज़ का द्योतक है कि हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका की नींव और गहरी होती जा रही है, एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है। और ऐसा नहीं है, अभी तो सारे रिपोर्ट की जो व्याख्या जिस रूप में हो रही है, लोगों की स्वतंत्रता है अपनी बात कहने की, मैं उसके में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक सिस्टम में सुधार आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि हर चीज़ में पारदर्शिता आ रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया और सारी चीज़ें जो आ रही है, तो जनता के सामने हर किताब खुली हुई है। इससे ये ऐसा नहीं है कि हम लोग नीचे जा रहे हैं, एक तरह का डिबेट है और हर चीज़ हर व्यक्ति के सामने आ रहा है, और इस रूप में हमारी व्यवस्था में सुधार भी होते जा रहा है। आप इस चीज को देखेंगे। नहीं, मुझे आपको धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा कम से कम कि अभी भी आप इतने आशावान और आशा आपको है, आप निराश नहीं है। इसके लिए मुझे आपको वाकई आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस स्थिति में भी आपको आशा है। लेकिन जो सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, कार्यपालिका के जो पद्धति है, कार्य पद्धति है, जो कार्यशैली है, जिस तरह से वो दबाव में या कुछ लोगों को बचाने के लिए, कुछ लोगों को फंसाने के लिए जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, उसका यह नतीजा है। ऐसे में जो आप बात कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी है हमारे यहाँ, या कार्यपालिका और न्यायपालिका हमारी मजबूत हो रही है, क्या ये वाकई आपको लगता है कि स्थिति है? बिल्कुल, हमारे दृष्टि में तो ये बातें बिल्कुल सामने झलक रही है। पहले लोग जानते नहीं थे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही है, और हर चीज़ हर जनता के सामने है। इसमें आप लोग का भी काफ़ी योगदान है कि आप लोग हर चीज़ जनता के बीच ले जाके बांटते हैं। और अभी इस पर पूरी तरह से ये कहना कि बिल्कुल हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं है, या नहीं, सवाल व्यवस्था अच्छा। आप ये देखिए, आपकी न्यायपालिका के खंडपीठ, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ कहती है कि इतना बड़ा विश्वासघात है जिसने पूरी नींव हिला के रख दी। अब ये टिप्पणी, इसके बाद भी आप आशावान है, बहुत अच्छी बात है, मैं उसका सम्मान करता हूं। जी जी जी। लेकिन यह सम्मान, आप चूंकि राजघाट समाधि समिति के सचिव हैं जी, वहां पे तमाम देश के जितने भी हमारे, जो विदेश से भी लोग आते हैं, देश के भी लोग आते हैं, जो राष्ट्रपिता है, जी जी, उनकी पूरे मूल्यों की बात हम करते हैं, उनके जीवन की बात हम करते हैं, उनके जो सच, अहिंसा और उनकी जो निष्ठा की बात करते हैं। जी जी, लेकिन काम जी जी, ठीक विपरीत हो रहा है। जी जी, इसके बाद भी आपको आशा क्यों है, यह भी समझना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल व्यवस्था बदलेगी, ऐसा नहीं है। ये मान लें कि ये व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई या गड़बड़ हो गई, हम लोग को इतना आशावान, खत्म तो हो गई। जी जी, खत्म अगर नहीं, अगर ये समाप्त नहीं हुआ होता तो शायद इस तरह की टिप्पणी नहीं आती। देखिए, माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें और अंदर और गहन अध्ययन की जरूरत है। अभी सारा निर्णय हम लोग नहीं ले सकते इतने पे। चलिए, अदीप साहब बहुत आशावान है और मैं सम्मान करता हूं उस, नहीं, बहुत सही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं दो बात पूछना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 तारीख को आपने हमको बताया क्यों नहीं? जी, ये डायरेक्ट अटैक है सीबीआई पे कि आपने, और 12 तारीख को ये एक एफिडेविट भी दे दिया कि हमने किसी को नहीं दिखाया। ये कंटेम्प्ट बनता है या नहीं बनता एक उस एजेंसी के ऊपर जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है जांच की? जी जी जी, उसको सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आपने हमारे साथ झूठ बोला, कहा कि हमने नहीं दिखाया। कौन कर रहा है? सवाल, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इन संस्थाओं का दुरुपयोग करने वाले लोग कौन हैं? रजनीश जी,
देखिए, अभी मैं सारी रिपोर्ट को नहीं देखा हूं, बिल्कुल जो थोड़ी बहुत आप लोग के माध्यम से मालूम हुआ है हम लोग उतना ही जान पाए हैं, है ना। कुछ मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन इसको हम अपने सारे सिस्टम को ये न कह दें कि उसका दुरुपयोग होता है, ऐसा नहीं है। नहीं, सिस्टम करप्ट है, सिस्टम भ्रष्ट है, सीबीआई ने सिस्टम में नैतिकता, जो लोग सिस्टम चला रहे हैं उसमें नैतिकता नाम का कोई चीज, नैतिकता जैसी कोई चीज उनमें है नहीं। उसी का नतीजा है ये। अवधेश जी और रजनीश साहब कह रहे हैं, लेकिन उनके बात को मैं सम्मान करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आशावान होना बिल्कुल सबके लिए, हम सबके लिए बेहतर है। जी जी जी, हमें उम्मीद तो रखनी होगी कि हम, लेकिन उम्मीद अब ये इस व्यवस्था से करें या इस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करें। सीबीआई की उपलब्धियां भी काफी रही, आप अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे केसेस में काफी मेहनत करके उसमें भी निष्ठावान लोग हैं जो अपनी मेहनत से और जो सच्चाई है वो समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। इसलिए हम लोग को दोनों पहलू पे ध्यान देना होगा। हो सकता है कहीं हम लोग से मानवीय भूल हो सकती है या हमारी व्यवस्था से हुई है, इसका मतलब ये नहीं। आज रजनीश जी, आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, खंडपीठ, कि सीवीसी जो है निगरानी करे। नहीं, सीबीआई तो ड्यूटी ही थी, निगरानी में करे। सीबीसी का गठन क्यों हुआ था? तो मैं ये पूछ रहा हूं कि सीबीसी का गठन ही इसलिए हुआ था कि सीबीआई के केसों का वो निगरानी करेगी, और भी तमाम मॉनिटरिंग करेंगी, और भी कई थे। लेकिन मेरा ये कहना है दिलीप जी, इसको दूसरे रूप में भी देखिए। अदीब साहब, माने संसदीय लोकतंत्र में सबसे सर्वोच्च इकाई तो संसद ही मानी जाएगी। बिल्कुल। अगर संसद की संयुक्त समिति किसी भ्रष्टाचार को सामने लाने की बजाय उसको बचाने की कोशिश कर रही है, सच तक नहीं जा रही है, तो इससे ज्यादा पतन किसी व्यवस्था का और क्या हो सकता है? लोग कहां से उम्मीद करेंगे? कोर्ट क्या संसद को क्या क्या आदेश दे सकती है? तो हमारा तो यहां तो क्या, रजनीश जी हमारे मित्र हैं, गहरे मित्र हैं, वो उनकी उम्मीद हो सकती है, नहीं, उम्मीद रखना भी, उम्मीद उनको रखनी चाहिए। दूसरा पक्ष देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों के सामने तो दूसरा पक्ष से बड़ा पक्ष यही परवाला है कि जो कुछ सीबीआई अच्छा करती होगी वो तो उसकी ड्यूटी है, उसको करना ही चाहिए। लेकिन जो कुछ बुरा करती है वो उस अच्छा से 1000 गुना इतना खतरनाक है कि जिसमें हमारा पूरा सिस्टम खत्म हो रहा है। लेकिन सीबीआई जो है ये अपने आप में, मैंने जैसे कहा ना कि इसकी भूमिका तो भ्रष्टाचार और उसके बाद शुरू होती है, उसके पहले के सिस्टम को कौन लिबरेट करेगा? यह बड़ा प्रश्न है, यह न्यायालय नहीं कर सकता है। इस पर आज गांधी जी जिंदा होते तो वो क्या करते? मैं तो समझता हूं कि गांधी जी बिल्कुल बैठ जाते कि यह पूरी सरकार जाए। जो जितना मैंने गांधी जी को समझा है वो अब इस समय अनशन पर बैठे होते कि आज की पूरी सरकार जाए, या देश को खड़ा कर रहे होते इस सरकार के विरुद्ध। तो वो तो आज कोई गांधी बचा नहीं है, लेकिन रास्ता तो वही है। कौन गांधी हो सकता है? और जो गांधी बचा है, रजनीश जी के राजघाट से आवाज निकलेगी। अब जो गांधी बाहर से अब जो गांधी बचे हैं, उस गांधी पे सोनिया गांधी पे आज सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि उनके इशारों पे संसद का काम नहीं होता है। उनके इशारों पर ही संसद में काम नहीं होता। गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी को संसदीय परंपरा में यकीन नहीं है, और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने लगाया है। अवधेश जी, अगर सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट और फिर नेता प्रतिपक्ष का आरोप देखें सरकार के ऊपर, तो क्या इससे माना जाए कि सरकार को महज घेरने की तैयारी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इतना एक बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार किया गया, उसका एक्सटेंशन है, या वाकई सुषमा स्वराज के बयान में बहुत ही अहम आरोप, वो कितने गंभीरता से लिया जाए? पहले हम आपको आरोप सुनाते हैं। मुझे बोलते हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि कांग्रेस अध्यक्षा खुद हरकत में आ गई। उन्होंने अपने अगल बगल बैठे हुए मंत्रियों से विचार विमर्श किया और उन्हें उकसाया, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए उकसाया, और उनसे संकेत पाते ही मंत्री खड़े हो गए। और सबसे ज्यादा संसदीय कार्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है नेता प्रतिपक्ष के साथ संसद को चलाने की, वो उस रोकने में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। उस समय मुझे एक ही आशा थी कि अध्यक्ष जी पीठ से जरूर मेरा संरक्षण करेंगी और सत्ता पक्ष के लोगों को बैठाएंगी और कहेंगी कि मुझे वो 5 मिनट बोलने दें। लेकिन मुझे अत्यंत दुख की अनुभूति हुई मित्रों उस समय, जब अध्यक्ष जी ने बजाय सत्ता पक्ष को बैठाने के
मुझे बार बार हो गया कहकर बैठने की बात कही। मैं अपनी बात भी मुकम्मल नहीं कर सकी और अंततः हम लोग सदन से बहिर्गमन कर गए। मेरा आरोप है आज इस मंच से, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आरोप लगाना चाहती हूं कि यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस की अध्यक्षा हिंदुस्तान की संसदीय परंपराओं में तनिक भी विश्वास नहीं करती। लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं है और यही कारण है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस के लोग, चाहे वो सरकार में बैठे हैं चाहे सरकार के बाहर, एक एक करके सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को तोड़ रहे हैं। वो सीएजी पर फब्तियां कसते हैं, वो पीएसी में हुड़दंग करते हैं, वो जेपीसी में पक्षपात करते हैं, वो सीबीआई पर दबाव बनाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करते हैं और संसद में प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। मुझे बोलते हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे। अवधेश जी, देखिए ये जो घटना है बहुत ही गंभीर आरोप है। नेता देखिए इसके प्रतिपक्ष। तीन मैं कह इसके संवैधानिक हैं, इसके व्यवस्थागत है और इसका राजनीतिक पहलू है। इस समय गहराई से आप देखेंगे तो आज की टिप्पणी के पहले भी ये लग रहा था कि भारत एक राजनीतिक भूचाल की ओर बढ़ रहा है, जिसमें राष्ट्रीय राजनीति में एक अराजकता की स्थिति पैदा होने की संभावना बन रही थी। आज की टिप्पणी ने उसको बल प्रदान किया है। 1988-89 की परिस्थितियां याद करिए, इसी प्रकार से सीएजी की रिपोर्ट आई थी जिसको सरकार खारिज कर रही थी बोफोर्स पर। इसी प्रकार से पीएसी बनी थी जिसमें कि बिल्कुल सरकार को बचाने की कोशिश की गई थी। और इसी प्रकार से संसद में बहुमत के आधार पर जो आज वो कह रही हैं, यद्यपि वो विपक्ष की नेत्री हैं, उनके आरोप में थोड़ी अतिवाहिता भी हो सकती है, लेकिन इसी प्रकार से कमजोर विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही थी। और उस समय भी न्यायालय में मामला जब गया था तो न्यायालय की बात को भी उस समय उपहास उड़ाया जाता था, फिर संपूर्ण विपक्ष ने त्याग पत्र दे दिया था। आज विपक्ष में एकता नहीं है, लेकिन दूसरे रूप में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के करे तेवर अपनाने का एक साफ है कि प्रधानमंत्री और सरकार को यह मुद्दा बनाते हुए कि यह त्याग पत्र दो, उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद भी यह त्याग पत्र नहीं दे रही है, इसको विधानसभा और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखिए, तो यह मानने वाला नहीं है। इसकी पहली राजनीतिक प्रतिध्वनि यह है कि अब आपका संसद अपने अंतिम काल तक नहीं चल पाएगा। ये स्थिति होगी और इसको लोग ले जाएंगे और देश में एक भयानक राजनीतिक मोर्चेबंदी की स्थिति बनेगी। उसका परिणाम क्या होगा? एक ऐसे देश में जो कि वित्तीय संकट से गुजर रहा हो, चीन के साथ जिसकी समस्या खड़ी हो गई हो, पाकिस्तान से हिंदू जहां भाग के आ रहे हो, इन सारी परिस्थितियों में जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ बैठ कर निर्णय करना था, ऐसी धींगामुष्टी देश के हित में नहीं है। लेकिन उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को अगर ध्यान रखें तो इसके लिए जिम्मेवार केवल सरकार है। अदीब साहब, मैं बड़े गंभीर, आप इस वक्त सहमत है सुषमा स्वराज के बयान से? मैं समझता हूं कि टोटल राजनीतिक बयान है और बकवास है। मैं था वहां जी। उनको जस्टिफाई करना था। एक तो देखिए बिल पास होना था, ये बिल पास होना था, नहीं तो सरकार निजाम पूरा सिस्टम बिगड़ जाता जी। और बिल तमाम बिना चर्चा के पास हुए, पास नहीं हो सकता था, बिना चर्चा के वो बिल पास हुए, पास नहीं हो सकता था। इसलिए कल ये एक एग्रीमेंट हुआ कि हम पास करेंगे, ये भी हुआ कि हम पास वॉकआउट कर जाएंगे, इसके आवाज में हमको बोलने दिया जाए, ये कहा गया था जी। ये बिल था, ये बिल पे बोलना था उनको जी। वो बोल रही थी, ऐसा लगता था कि इलेक्शन का कोई एजेंडा है, इलेक्शन का कोई इजलास है जिसमें वो बोल रही थी। तो फैसला आ सुन गया लीजिए, तो कुछ नहीं तो आप परिणाम सुनिए, होगा ना। ये टोटल राजनीतिक बयान है। लेकिन मैं आपसे एक आप सवाल ये पूछना कह दें, चाहता आप ये कह जी। दें, आप अपोजिशन की लीडर हो कि ये कह दें कि लीडर जो इस वक्त रूलिंग पार्टी का लीडर है उसको संसदीय ये तो परंपरा अतिवाद है, सिस्टम पे, ये तो अतिवाद है, एक्सट्रीम है ये। सिस्टम पे एतबार नहीं है। नहीं, आप उस पे एतबार, उस पे 5 मैं आपसे सवाल पूछना चाहता नोटिस हूं। करता हूं। देखिए मैं आपको बताऊं, इसी 5 साल से नोटिस करता हूं जी। और आपके इस चैनल में कई बार बता चुका हूं अपने बीजेपी के साथियों को, और हमेशा ये कहा कि जब बहस होती है
पहली अपनी लिस्ट रखते हैं। वो जब उनके लोग बोल लेते हैं उसके बाद खड़े होके हुट कराते हैं और बोलने नहीं देते। अभी जो राज्यसभा में लास्ट एक ही दिन बहस हुई उस बच्ची के साथ जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसमें सब बोले, जब बोलने की बात आई उनका न्यायालय की टिप्पणी के बाद कोई विपक्ष क्या करता आप ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके आप समझते हैं आप जो बात उन्होंने कही कि सीएजी जी पट्टी का टिप्पणी करते हैं जी, पीएससी में हुड़दंग करते हैं जी, जेपीसी में पक्षधर बनाते हैं, सीबीआई पे दबाव करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करते हैं। ठीक है, 6 आरोप लगाए। ठीक है, और ये 6 उन्होंने कहा जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, लेकिन साहब ठीक है, अगर ये ठीक है तो आरोप गलत कैसे है? सुन तो लीजिए आप देखिए बात को। पार्लियामेंट में डिबेट होती है, एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट पे आपको डिबेट की जाती है जी, और उसके लिए टाइम एलोकेट होता है। इनको 5 मिनट का टाइम मिला था जी, और ये 7 मिनट बोली हैं, 7 मिनट बोली हैं। और इस बजट पे कौन सा बिल पास होने जा रहा है? रेलवे का बिल पास होना था, फाइनेंस बिल पास होना था, इनके जो अमेंडमेंट गए हुए थे उस पर बहस होनी थी। अगर ये सच में लीडर ऑफ अपोजिशन थी तो अपने उस ऑब्जेक्शंस के ऊपर बोलती कि ये मैंने दिया है, इसको आप पास कराएं, या ये चीज़ आपने गलत की है। आप पूरे भाषण को उठा के देख लीजिए, जो डिबेट थी वो थी फाइनेंस बिल पे। अरे तो आप स्थिति पैदा हो जाती है। आप फिर वहां अब बाहर आके वो क्या बयान देंगी कि भाई फाइनेंस बिल पास हो गया, हम वॉकआउट कर गए। आपने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि साहब ये जो लीडर हैं इन्होंने उकसाया है। अरे मैं तो ऊपर चलिए, कांग्रेस के नेता है रेणुका चौधरी, उन्होंने क्या जवाब दिया है वो भी आपको हम दिखाते हैं। It is a very unfortunate and unchallengeable accusation being made against me. I don't think anyone can. I don't know how she's privy to what Mrs. Gandhi has spoken to anyone sitting across the floor. So, in parliamentary democracy, it is for each individual to take accountability and responsibility and conduct oneself within those parameters. I doubt very much, I'm not speaking for Mrs. Gandhi, but it is an unfair accusation, and we cannot forget the history of such prejudice in the past as well. अवधेश जी, हम रजनीश जी से पूछते हैं। रजनीश जी, जो विपक्ष के नेता का बयान है आपने भी सुना जी, जिस तरह के आरोप हैं जी, आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी समय का बयान है, चुनावी साल है उसका बयान है, या संसदीय परंपराओं में जो गिरावट है उसका भी ये कहीं न कहीं परिणाम है? देखिए, ये व्यक्ति का अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है। उनका जो बयान है मैं उनका सम्मान करता हूँ, और वो सब हमारी पार्लियामेंट का श्रृंगार की भाषा है। पक्ष प्रति विपक्ष की जो भूमिका होती है हमारे प्रजातंत्र में, ये श्रृंगार में तो इसमें तो बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। जी नहीं, ये मेरा ये कहना है, माने बिल्कुल कांटा चुभाना भी कि जो पक्ष और विपक्ष की जो भूमिका होती है हमारी संसदीय परंपरा में, वह उनका मैं इस रूप में कहा, आप इसका दूसरे रूप में अर्थ न लें। चलिए अवधेश जी, आप इसको क्या आपको वाकई लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? जो और क्या नहीं, राजनीतिक बयानबाजी हो भी तो मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि लेकिन जो बात अदीब साहब कह रहे हैं, अदीब साहब जो कह रहे हैं वो नियम कानून की बात कर रहे हैं कि संसद में ये तय हुआ था, इस आपको चर्चा करनी है तो एक पहले से आप नोटिस देते हैं, उसके नियम सोनिया गांधी भड़काती हैं, उन्होंने कहा। नहीं, वो तो उस पर तो खैर मैं नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं लगता कि सोनिया गांधी वहां कोई धमकी देती होंगी, लेकिन नहीं, सदस्यों को उकसाती है उन्होंने। हाँ, वो तो उकसाया है, पहले भी हमने देखा है कि उन्होंने कहा है कि भैया बीजेपी पर हमला करो। संसदीय पार्टी की मीटिंग में 10 बार आ चुकी है कि विपक्ष पर हमला करो, ये तो बयान बाहर आ चुका है। यहाँ रामलीला मैदान में उनका भाषण था कि विपक्ष पर हमला करो, ये तो उन्होंने किया ही है, इसमें कोई दो मत सरकार की तरफ से विपक्ष पे हमला बोलना कोई तो इसलिए नहीं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। वो तो सोनिया गांधी कर ही रही है कि मुंहतोड़ जवाब दो इसका, तो उनका मुंहतोड़ कहने के बाद कांग्रेसी जो है हाके भीम भये चौगुना हो जाते हैं ना। सवाल वहां ये होता है, अदीब साहब एक नियम
कानून की बात कर रहे हैं। ये देश नियम कानून से परे चला गया है। कोई नियम कानून अधीश साहब नहीं कहता है कि किसी जांच एजेंसी से रिपोर्ट मंगा के उसको चेंज करा लीजिए और उच्चतम न्यायालय में झूठा शपथ पत्र दे दीजिए। तो उसमें मैं भी विपक्ष में होता, आप भी होते, तो आज वही भूमिका अपनाते कि भैया आपने जो किया है कुकर्म, उसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये देश के लिए अभूतपूर्व परिस्थिति है, आप भले आज संसद चला लीजिए, लेकिन आपके साथ कोई हमारा समर्थन नहीं होगा, हम बाहर जा रहे हैं और अपनी लड़ाई इसके बाद जारी रखेंगे। इतना ही तो कहा है। चलिए जो एक और जी 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 मैं इसमें एक बात जोड़ देता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, ना बीजेपी के साथ हूं, लेकिन मैं एक बात आपके साथ, क्योंकि आप सांसद हैं, मैं सांसद हूं होने के नाते, और दुखी सांसद, इसलिए यथास्थितिवाद के पोषक भी हैं। सांसद हूं। सांसद ये लोग इल्जाम मैंने हैं। इसलिए इस इल्जाम पे कहा कि 99%, 99% बीजेपी का रोल हाउस चलाने का नहीं होता है, और मैं बीजेपी के लीडरों से भी कहता हूं, ये सरकार का रुख ठीक रहता है, उसके बावजूद सरकार का रुख भी नहीं ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जी। हाउस है डिबेट के लिए, हाउस है कोई मुद्दे की बात करने के लिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अपोजिशन कर रहा है मैं उसके साथ हूं, जो ये दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी एजेंसीज का, उसमें मैं अपोजिशन के साथ हूं। लेकिन पार्लियामेंट को अगर आप एक इलेक्शन का मैदान बना के चलाएंगे तो उसका यही अंजाम होगा। अब कहते हैं कि हम कोई हाउस नहीं चलने देंगे, उसकी एक वजह है, उनकी पॉलिटिकल गेन है इसमें, इसलिए कि वो जानते हैं कि कांग्रेस सरकार जो है सबसे लोएस्ट लिप पे है, इसलिए फायदा है न चलने दो। लेकिन देश का कितना फायदा होगा नुकसान होगा ये सब जाने। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे की बिल्कुल देखिए, संसद पर तो हम आगे भी डिबेट कर लेंगे, हम लोगों ने कई बार किया है, संसद चलना चाहिए, किसका दोष है। इस समय सवाल ये है दिलीप जी कि जो मैं ये पूछ रहा हूं, मेरे पास वो रिपोर्ट मैंने पूरी पढ़ी है, संसदीय समिति की रिपोर्ट। आप ये बताइए ना कि ये आपने 2004 से 2008 तक कैप्टिव खनन के लिए 160 आपने आवंटित कर दिया, उसमें केवल 2 में खनन आरंभ हुआ है और खरबों रुपया लोग खा गया। इसमें विपक्ष आखिर संसद में इस पर क्या बहस करेंगे जब आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? सवाल तो ये हो रहा है। और हमने 195 जो सरकार ने खुद खनन के लिए अपने को कराया इस पे तो हमारे पास थोड़ा समय कम है अवधेश जी। और एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, आज सज्जन कुमार को दिल्ली के एक कोर्ट ने बरी कर दिया, जबकि 5 आरोपियों को दफा 302 के तहत दोषी करार दिया है। और सज्जन कुमार को जब बरी किया गया तो वहाँ पे बड़ी संख्या में जो पीड़ित परिवार थे वो काफ़ी आक्रोश में थे, काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी गुस्से में थे, यहाँ तक कि उन्होंने हमले की भी कोशिश की। और कहीं ना कहीं इससे जो संकेत संदेश जो तमाम गए हैं वो किस तरह के संकेत गए हैं, हालांकि कोर्ट का निर्णय है, इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकता है। कोर्ट ने बरी किया होगा तो उसके साक्ष्य और सबूत के आधार पे किया होगा। उनके खिलाफ प्रत्यक्ष कोई सबूत नहीं था। देखिए कोर्ट जो है, अब कोर्ट की पूरी टिप्पणी देखनी पड़ेगी। कई बार कोर्ट रिहा करते हुए भी कहती है कि हमारे हाथ इसलिए बंधे हैं कि हमको कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला, और दंगों में प्रत्यक्ष सबूत मिलना कठिन है। ये तो सज्जन कुमार को सबूतों के अभाव में ही, हाँ, सज्जन कुमार को बरी करना, और ये तो एक प्रकार से कांग्रेस को बरी कर देना है। हालांकि ये पहली बार कम से कम ये हुआ कि 1984 के दंगों में कुछ लोगों को सजा तो मिली, आज तक तो कभी मिली नहीं थी। लेकिन देखिए सज्जन कुमार भले ही न्यायालय से बरी हो जाएं, लेकिन जो आत्मा है देश की, जो लोगों का भाव है, वहां से वो बड़ी नहीं हो सकते हैं। वहां वो दुर्जन ही रहेंगे कि सिखों के विरुद्ध दंगा भड़काने की उन्होंने की भूमिका निभाई थी, लोगों को उत्प्रेरित किया था, इसके गवाह मौजूद हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अब पता नहीं, सबूत का अभाव है और वो साबित नहीं कर, क्योंकि क्या होता है ना कि आप ओवरऑल भड़का रहे हैं, उस पर सजा नहीं होगी। आपके पास 4 केस गए हैं, उस केस में ये साबित करना होता है कि वहां उस समय वो आदमी था, वो ऑर्डर दे रहा था, ये साबित करना कठिन होता है। वो साबित कर देगा कि उस समय हम वहां नहीं होकर दूसरी जगह थे, जो राजेश पायलट के सामने है, उससे ये बचे हैं। इसलिए ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय है कि आखिर एक पूरा नरसंहार हुआ, 3000 से 4000 के बीच सिख कत्लेआम हुए और एक पक्षीय था, दूसरे किसी समुदाय के लोग नहीं मारे गए, और उसमें सरकार की भी भूमिका नहीं हो, पुलिस की भी भूमिका नहीं हो, नेता की भी भूमिका नहीं हो, तो आखिर किसकी भूमिका है वहां? जी अदीब साहब, संकेत क्या जाता है? कहीं ना कहीं अगर आप देखें, कहीं एक संकेत जाता है कि जिस तरह से उनकी पूरी जांच में जिस तरह से कत्लेआम हुआ,
उसमें किसी भी एक पुलिस वाले तक को खरोच नहीं आया था जी। उस पूरे। तो ये दंगा कोई था नहीं, दंगा ऐसे नहीं कह सकते, दंगा नहीं कह सकते इसको। अब आपने जैसा कहा कि सुप्रीम कोर्ट सबूत के ऊपर फैसले करती है, सारे कोर्ट, देश सारे कोर्ट चाहे यहाँ हो चाहे गुजरात हो, सबूत के ऊपर फैसले होते हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला और आज क्या भाई कह रहा हूँ, ये कहना कि कांग्रेस ने मारा या बीजेपी ने मारा, वहाँ मारा, ये नहीं है। ये एक ज़हनियत है, एक सोच है, वही सोच है जिसने हमको गांधी से छीना और आज तक छीनता चला रहा है। ये उस अनफॉर्चुनेट सीन है जिसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ये सोच इन्वॉल्व है, नफरत की सोच। नफरत की सोच में यहाँ माइनॉरिटी के सिख बलि चढ़ गए, गुजरात में मुसलमान गली चढ़ गए। इसमें कोई पार्टी वार्टी इन्वॉल्व नहीं, पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। रजनीश जी, एक सवाल है आपसे जी। जिस तरह की हिंसा थी 84 में, जिस तरह से कत्लेआम हुआ, जी जी, सबूत अदालत के पास नहीं थे पर्याप्त, उन्होंने जो भी आरोपी थे उनको बरी किया, जी बाकियों को दोषी पाया, जी लेकिन अगर उस पूरे हिंसा को देखें जी जी, तो देश के सामने उसको देखते हुए क्या संदेश जाएगा? देखिए, हिंसा हुई ये तो किसी से छिपा नहीं था और माननीय न्यायालय ने उनको बरी किया। कोई साक्ष्य, न्यायालय तो सबूत के आधार पर बरी करते हैं, उन्होंने किया, लेकिन वो तो लेकिन देखना जो आरोप पड़ेगा। लगे कांग्रेस सरकार के ऊपर, देखिए किसी न, जब राजीव गांधी के वो बयान आए कि बड़े पेड़ गिरने से धरती हिलती है, तो एक संदेश गया। जी जी जी, और उनको बचाने के ये लगातार आरोप लगे हैं कि कांग्रेस ने, पूरी व्यवस्था ने सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर ऐसे तमाम लोगों को बचाने की भरपूर कोशिश की। जी नहीं, ये कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सबूत के आधार पर दिया, लेकिन जी जी, जो संदेश गया लोगों में, ऐसा नहीं है वो तो कि क्या कांग्रेस पार्टी ये कामयाब हुई? ये नहीं, देखिए, इसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं था, ये कि कांग्रेस बचाएगी या बीजेपी बचाएगी या सज्जन कुमार जाएंगे या रहेंगे। सारा मामला माननीय न्यायालय के टेबल पे था। और नहीं, न्यायालय तो उसी आधार पे, न्यायालय खुद से सबूत नहीं जुटाती है। नहीं तो ये भी तो न्यायालय तो रजनीश जी उसके आधार पे काम, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके तमाम फीडबैक पे, उनके तमाम जांच पे काम करती है। चूंकि सज्जन कुमार कांग्रेस के थे, बरी हो गए, ये कह देना कि कांग्रेस या किसी दल का इसमें ऐसा कुछ नहीं था उसमें। जी चलिए, हमारे पास समय खत्म हो गया, इसलिए हमें इस कार्यक्रम को लेकर न्यायालय बगैर सबूत के कुछ नहीं दे सकती है, तो नहीं दे सकती है। तो न्यायालय ने अपना काम किया, लेकिन सवाल ये है कि इतनी भयानक हिंसा में अगर किसी को सजा नहीं मिली है रजनीश जी, ये देश के लिए साधारण स्थिति थोड़े है। हम क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? अवधेश जी, आपका कहना ये कि बगैर नहीं, वो उसका सवाल उसका नहीं है। सबूत किसी आखिर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन तमाम चीजों को जांच करके। आप देखें जितने भी आयोग बने, गुजरात की आप आलोचना किए, भले कोर्ट से ही सही 700 लोग आजीवन कारावास सजा भुगत चुके हैं और आगे भी हो रहा है। एक सेंटीमेंट में निर्दोष को सजा हमारा समय खत्म हो गया। अवधेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, अजीज साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और रजनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद।